नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल चौधरी क्रिएशन के साथ सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड आपके लिए ओरिजिनल आवाज में प्रस्तुत हैं। जैसा कि आपको पता है कि कॉपीराइट के चलते वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, तो आप सभी वीडियो में स्पीड को कम और ज्यादा करने के बाद सुने। आपको रियल वॉइस मिलेंगी। अगर आप किसी भी तरह की सुझाव या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस स्क्रीन रिकॉर्ड में जैसा बताया हुआ है ऐसा ही करें। सेटिंग ओपन करें और प्लेबैक स्पीड को अपनी अपनी इच्छा से ओरिजिनल आवाज में फिक्स करें और कहानी का आनंद लीजिए। है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी क्रिएशन, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभारी रहेगा। कैसे जस्टिफाई करेगा? बेचारे आयुष और आयशा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। आयशा ने तो फिर भी गलती की थी और आयुष ने आयशा का साथ देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। वो भी समझ गया था कि आहन क्या सोच रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अर्पित को बीच में लाना ही अच्छा फैसला होगा। अर्पित ने तुरंत हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सच है शनाया, मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। उन्होंने ही मुझसे मेरे मिस्ट्रेस बनने के पैसे मांगे थे। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी छोड़ लिया था। अर्पित का यह जवाब सुनकर आयुष संतुष्ट था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर? आहान ने पूछा। फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूं, आयुष ने कहा। ये सुनकर बहुत से लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। शनाया का इलाज कुछ 1000 में ही हो जाता, पर ये उन्हें 1 लाख देने को तैयार था। भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? जब आयशा ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो नहीं चाहती थी कि वो ये दोनों इतनी आसानी से बचकर चले जाएं। इतना ही नहीं, वो शनाया के इलाज के लिए भी पैसे दे रहा था। उसे तो इन दोनों को मार देना चाहिए था, पर फिर ये क्यों? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता, आयुष ने कहा। राज ये सारी बातें सुनकर बस निराशा में अपना सिर हिला रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयुष बेवकूफों वाली हरकत कर रहा था। आहान से माफी मांगने की जगह वो उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये एक चमत्कार ही था कि अब तक आहान ने कुछ नहीं बोला था। पर भाई, आयशा इस बात से सहमत नहीं थी। उसका ईगो ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ था। इतने लोगों के सामने आहान ने उसकी बेइज्जती की थी। ये आयशा कैसे बर्दाश्त कर लेती? आयशा, बात समझो। आयुष ने आयशा की उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में काट दी। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं, आहान ने दोनों भाई बहन पर तरस खाते हुए कहा। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? आहान की बात सुनकर आयुष को अजीब लगा। एक तो वो आयशा को परेशान करने के लिए बहस नहीं करना चाहता था, ऊपर से आहान उससे ऐसे बात कर रहा था। आहान ने आयुष की इस बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा एक सवाल किया। मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? ये सुनकर आयुष और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने अपनी गुस्से वाली टोन में ही कहा, 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? आहान ने अपना सिर हिलाया और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था, पर आयशा अपने ही घमंड में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे लग रहा था कि आहान अपनी इस हरकत से शर्मिंदा है, इसलिए पैसे भेजने की बात कर रहा है। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आयुष ने रूखी आवाज में कहा। जिस तरह राज ने आयुष को डराया था, उससे आयुष सोच रहा था कि आहान कुछ तो बहुत खतरनाक करेगा, पर आहान ने न तो हार मानी और उन्हें पैसे तक देने के लिए तैयार हो गया। इस बात पर आहान को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नक्शड़ी बहन से माफी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारी बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? भले ही अब तक आयुष बेवकूफियां कर रहा था, पर अब वो आहान की बात का मतलब अच्छे से समझ गया था। तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। अब ये बात राज ने बोली थी। वो काफी समय से चुप था और कोशिश कर रहा था कि शायद आयुष आहान का इशारा समझ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? आयुष ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? राज ने जवाब दिया। आयुष को अच्छे से याद था कि राज ने उससे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था। उसने साफ साफ कहा था कि अगर शनाया की जान चली गई तो आहान मेहता फैमिली को बर्बाद कर देगा, वो उसकी फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ेगा। पर क्या ऐसा होना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। ऐसा आयुष सोच रहा था। मेहता फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल थी, उनकी कई पुश्तें मनाली में रह रही थी, इसलिए उनकी बहुत पहचान भी थी। बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है, राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर है। कितने? आहान ने पूछा। 2। राज का जवाब आया।
उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ। आहान ने बहुत आराम से कहा। जी यंग मास्टर। राज ने आहान से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसकी बात मान गया। इन 2 टाइगर को तभी बाहर लाया जाता था जब कोई बहुत बड़ा आदमी वशिष्ठ हाउस में टाइगर के शिकार के लिए आता था। पर आज ये 2 टाइगर किसी का शिकार करने वाले थे और इनका शिकार कौन था ये सब जानते थे। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? ये पहली बार था जब आयुष के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज ऐसा करेगा। अब तक वो सोच रहा था कि राज उसकी तरफ था, पर अब राज आहान की साइड ले रहा था। आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बस अपने आप को बचा रहा हूं। राज ने बहुत आराम से कहा। आयुष समझ गया था कि राज आहान से डरता है। खुद को आहान से बचाने के लिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया था। पहले आयुष को आहान से भिड़ने में डर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसने सोचा कि राज तो उसकी तरफ होगा या फिर दोनों के बीच में नहीं पड़ेगा। पर अब उसे समझ आ गया था कि राज मेहता फैमिली को कुछ नहीं समझता था। उधर राज चोपड़ा के इस बर्ताव से सब हैरान थे। राज चोपड़ा पूरे मनाली में बहुत पॉपुलर था। लोग तो उसे राजकुमार तक बुलाते थे। उसकी पावर के सामने अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते थे। फिर भी आहान ऐसा कौन था जिसकी राज भी ऐसे बात मान रहा था? पर अब सबको समझ आ गया था कि आहान का स्टेटस उनकी सोच के परे था। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे तभी वहां 2 बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आयशा पैनिक करने लगी। टाइगर के यहाँ बुलवाने के कारण आयशा अच्छे से समझती थी। आहान आयशा के साथ वही करना चाहता था जो उसने शनाया के साथ किया। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। शनाया को तो आहान ने बेड़ियों से बचा लिया था, पर आयशा इन टाइगर से बच नहीं सकती थी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर तुम जिंदगी भर पछताना चाहते हो? आयुष ने आगे आते हुए आहान से शांति से पूछा। आयुष के पास मेहता फैमिली को बीच में लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेहता फैमिली? तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने राज से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूँ। मैंने राज से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। आहान ने कहा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बचाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? आहान ने गुस्से में कहा। इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। आहान की इस बात से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को और अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या होगा जब शनाया को यह सब पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM। यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? अब आयुष के पास हार मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अब वो आहान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता था। नादान? अब तुम्हें तुम्हारी बहन नादान लग रही है? आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। इतने बड़े मामले को आयुष बस ये बोलकर खत्म करना चाहता था। यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मैं शनाया का इलाज कराऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ न करे। आयुष ने एक एक करके अपनी बात आहान के आगे रखी। शनाया के इलाज मैं खुद करवा सकता हूँ, आहान ने तुरंत कहा। और जहां तक बात है इस नक्शड़ी आयशा की सजा की, तो मैं इसे माफ कर सकता हूँ अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। आहान ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। आयशा को 2 टाइगर्स के बीच में छोड़ना मतलब उसकी जान ले लेना था। वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आयशा जोर से चिल्लाई। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने डर की वजह से वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इम्पॉसिबल। आहान आयुष की तरफ देखने लगा। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम नहीं जानते हो। आयुष ने उम्मीद नहीं की थी कि आहान ऐसा होगा। आयुष जानता था कि अगर आहान ने उन्हें नहीं छोड़ा तो मेहता फैमिली और आहान के बीच बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं, आहान ने राज की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर राज के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। यंग मास्टर, आयुष वो... राज को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अगर आयुष को कुछ हो जाता तो मेहता फैमिली पागल कुत्ते की तरह सब बर्बाद करने के पीछे पड़ जाती। हालांकि आयशा ने ही पहले आहान को भड़काया था, पर अब जो आहान कर रहा था वो भी सही नहीं था। जब पहले राज ने आहान को वशिष्ठ हाउस में पार्टनर बनाने का सोचा था तब उसे लगा था कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि सब अच्छा ही होगा। पर अब उसे पता चला था कि उसके पार्टनर बनते ही वशिष्ठ हाउस पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आहान सिर्फ जो शनाया के साथ हुआ उसका बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि जो नाराजगी आयुष ने कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाई थी उसका हिसाब भी बराबर करना चाहता था। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? आहान ने बहुत शांति से पूछा। राज वहीं जम गया। अगर आज वो आहान की मदद करने से मना कर देता तो इतने वक्त से जो उसने अपनी इमेज बनाई थी वो बर्बाद हो जाती। आहान को खुश करने के उसके सारे प्लान फ्लॉप हो जाते। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर आखिर फैसला ले ही लिया। राज जानता था कि लोग 2 नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, इसलिए राज ने फैसला किया था कि वो आहान की तरफ है। जिस दिन से राज ने आहान को वशिष्ठ हाउस के शेयर ऑफर किए थे उसी दिन राज आहान की तरफ आ गया था। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष ब्रदर, राज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मेरी जान बच दो। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पर तरस खाते हुए बोला, आयुष तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आयुष समझ गया था कि राज उसे क्या याद दिला रहा था। राज ने आयुष को पहले ही बताया था कि आहान जितना साधारण दिखता है वो उतना साधारण है नहीं। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूँ। आयुष ने रिक्वेस्ट की। राज ने ना चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा। वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई। पर अभी वो किस हालत में थे ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। ये कारण था कि दोनों के बीच कॉन्फ्रेंस रूम में बहस हुई थी। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता उत्तराधिकारी। अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे वो भी यही आहान है, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ये सारी बेस्ट टेक्निक जानते हैं। राज ने आयुष से ये सारी बातें बहुत धीरे कही थी ताकि कोई तीसरा इंसान ना सुन ले। ये सुनते ही आयुष जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा।
रायजादा फैमिली का उत्तराधिकारी अकेला ही था और साथ ही मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी था। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब तो उसकी मौत पक्की थी। राज, मेरे परिवार का ध्यान रखना और उन्हें बचा लेना, उसने राज की तरफ शांति से देखते हुए कहा। अगले ही पल आयुष आगे बढ़ा, गार्ड की बंदूक निकाली और खुद को सिर पर गोली मार ली। एक जोर का धमाका हुआ और फिर एक गहरा सन्नाटा। भैया, आयशा जोर से चिल्लाई और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं अर्पित का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर पर पसीना था और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि आयुष आत्महत्या कर लेगा। गोली चलने की तेज आवाज से शनाया की आंखें खुल गई थी। आहन! शनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि वो बेहोश थी, पर फिर भी उसे थोड़ा अंदाजा था कि वहां क्या हुआ था। शनाया तुम कैसी हो? आहन ने उसके पास आकर पूछा। भेड़ियों के काटने का निशान ज्यादा गहरा नहीं था। उसने पहले ही अपनी ताकत से घाव पर जोर लगाकर खून रोक दिया था। मैं ठीक हूँ आहन। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे लगा था कि आहन से वो कभी नहीं मिल पाएगी, पर आखिरी वक्त पर आहन ने उसे बचा लिया था। आहन, इन्हें जाने दो, शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। आयुष की मौत उनकी वजह से हुई थी, पर अब शनाया नहीं चाहती थी कि किसी और की मौत हो। ये सुनकर आहन का मुंह बन गया। वो शनाया की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। शनाया बहुत ही नरम दिल की लड़की थी और आहन को उसकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी थी उसकी ये। शनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ मरो। आयशा आयुष की बॉडी के साइड से उठकर शनाया पर गोली चलाने ही वाली थी कि इतने में ही राज बीच में आया और आयशा को दूर धक्का दे दिया। राज भी मार्शल आर्ट में ट्रेन था और इसलिए आयशा उसका हमला सहन नहीं कर पाई। वो जहां गिरी थी वहां से उसके लिए उठना असंभव हो गया था। आहन ने कुछ नहीं बोला। आहन जानता था कि राज सिर्फ उसका साथ दे रहा है। शनाया के मना कर देने के बाद आहन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राज ने यह मैटर अपने हाथ में ले लिया। शनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। आयशा के चेहरे के भाव अभी भी नफरत वाले थे। शनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे। आहन ने बहुत शांति से कहा। ओके, शनाया ने कहा। शनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर शनाया और आहन का मुंह बन गया। ये देखकर जिया ने फिर से कहा, यंग मास्टर, मेरे और शनाया के बीच में गलतफहमी हो गई, पर अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। शराब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ सॉल्व करना है। शनाया ने डर में होने के बावजूद अपना गुस्सा दिखाया था। ये देखकर आहन मुस्कुरा रहा था। हालांकि शनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब राज चोपड़ा जैसा इंसान आहन को इतनी इज्जत दे रहा था, फिर वो कौन थी जो उस पर या शनाया पर गुस्सा होती। ये तो मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा था कि आहन पर टीचर है, पर ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। फालतू ही शनाया की इमेज खराब की मैंने। अब तो चाहकर भी मेरी इनसे दोस्ती नहीं हो सकती। करण जैसे आदमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया। जिया, ये तूने क्या किया? जिया मन ही मन में अब पछता रही थी। आहन शनाया को लेकर वहां से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। तब ऐश्वर्या, जो डर के मारे पेट के पीछे छुपी हुई थी, वो आगे आई। करण, ये आहन रायजादा आखिर है कौन? जिया ने शर्मिंदा होते हुए पूछा। अब एक समझ गई थी वो कि आहन कोई मामूली बैंक एम्प्लॉय तो नहीं है, वरना राज उसे यंग मास्टर थोड़े कहता। तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण ने जवाब दिया। सबसे पहले आहन को परेशान करने वाला इंसान करण ही तो था। करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्लियर करेंगे नहीं ना? इतना छोटा दिल थोड़ी होगा उनका। ऐश्वर्या, जो अब तक बात बात पर आहन से पंगे ले रही थी, अब उसे यंग मास्टर बुला रही थी। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। करण ने साफ साफ अपने मन की बात कह दी। करण प्लीज मुझे डराओ मत। सब में जिया ही थी जिसने आहन से सबसे ज्यादा झगड़ा किया था। जिया को रेस्टोरेंट में की गई अपनी हर गलती पर पछतावा हो रहा था। अब सब आहन को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर आहन और शनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहन ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहन की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। आहन शनाया के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। शनाया को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी आहन परेशान था। शनाया का चेहरा पीला पड़ चुका था। आहन को लग रहा था कि मनाली शनाया के लिए सही नहीं है, इसलिए उसे तुरंत वापस घर भेजना चाहिए। पॉकेट एफएम। शनाया, तुम ठीक हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला, वो शनाया से मिलने आ गई। जब उसने देखा कि शनाया ठीक है, तब उसकी सांस में सांस आई। रूपल, मैं ठीक हूँ, शनाया ने प्यार से कहा। आहन, तुमने ऐसे ध्यान रखा शनाया का?
मनाली आने के कुछ ही दिनों के अंदर ही शनाया ने बहुत कुछ फेस कर लिया था। पहले मॉल में उस अमीर औरत सोनिया से झगड़ा, फिर वशिष्ठ हाउस में ये सब। रूपल को इन सब बातों से आहन पर गुस्सा आ रहा था। सारी मेरी गलती है, मैं ही लापरवाह था। आहन ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे रूपल की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। उल्टा वो रूपल को देखकर काफी खुश था, क्योंकि रूपल जिया की तरह दिखावा नहीं करती थी, बल्कि सच में उसे शनाया की परवाह थी। रूपल, इसमें आहन की कोई गलती नहीं है, शनाया ने कहा। शनाया का मानना था कि इन सब में आहन की गलती नहीं थी। इतने दिनों में वो मनाली में जिनसे भी मिली थी वो पागल और घमंडी औरतें थी, फिर चाहे वो सोनिया हो या फिर आयशा। अच्छा, आहन की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूपल के चेहरे पर असंतुष्टि थी, पर वो ये भी जानती थी कि इसमें आहन की कोई गलती नहीं थी। वो शनाया को हमलों से बचा तो नहीं पाई थी, पर फिर भी जिसने भी उसके साथ ही किया उसने उन्हें अच्छा सबक भी सिखाया था। रूपल वहां मौजूद नहीं थी, पर फिर भी उसे सब कुछ पता चल गया था। रूपल को पहले लग रहा था कि उसकी जान पहचान बस शिमला तक ही है, पर यहाँ तो उसकी जान पहचान राज चोपड़ा, अस्मिता कपूर जैसे लोगों के साथ भी है। इसलिए रूपल ज्यादा कुछ बोलना चाहती नहीं थी। सोनिया ने शनाया पर हाथ उठाया और उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा, तो आयशा ने तो शनाया की जान लेने की कोशिश की थी। आयशा ही अपनी बेइज्जती और भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसके साथ ही राज के हमले ने उसे बिल्कुल घायल कर दिया था। कुछ देर वहीं रहने के बाद आयशा कहीं चली गई, और हर तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली तो सबने मान लिया कि उसकी भी मौत हो गई। मेहता फैमिली ने सोचा कि उनके दोनों सीधे उत्तराधिकारी एक ही बार में खत्म हो गए। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो मेहता फैमिली के हेड अनिल मेहता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मिस्टर मेहता, आयुष और आयशा इस दुनिया में नहीं रहे। आयुष ने अपने आप को गोली मार दी। आयुष की बॉडी तो है, पर हमें आयशा कहीं नहीं मिल रही। आई एम सॉरी। राज अपना गिल्ट नहीं छुपा पा रहा था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अनिल ने बहुत ही कठोरता से पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस्टर मेहता। राज ने इतना कहकर वहां जो कुछ भी हुआ सब सच बता दिया। ये सब सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही आहन से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपकी इमोशन समझ सकता हूँ, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आहन मनाली ग्रुप के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। वो जानता था कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मनाली के सबसे बड़े ग्रुप के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर हमला करे, और अगर ऐसा कोई करने के लिए मान भी गया तो वो मुंह बोली रकम मांगेगा। और इतना ही नहीं, आहन का सरनेम रायजादा, और वो रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता हायर है, इसलिए आप कुछ भी ना करें तो बेहतर होगा। राज ने अपनी अगली बात कही। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल दिया था। उन्होंने राज को उन सबको अकेले छोड़ने के लिए कहा और अपने रूम में चले गए। अगली सुबह मेहता हाउस में गम के बादल छाए हुए थे। मेहता फैमिली ने अपने 2 बच्चों को खोया था। घर का हर नौकर सांस लेने में भी घबरा रहा था। उनकी मां सरिता मेहता रो रो कर बुरा हाल था उनका। 1-2 बार तो वो चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। जो बात सबसे हैरानी वाली थी वो ये थी कि घर के मुखिया और आयुष और आयशा के पिता अनिल मेहता ने अभी तक आहन के बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। पूरी मेहता फैमिली मायूस और उदास अपने हॉल में बैठी थी। अनिल मेहता चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनके पास में ही सरिता मेहता बैठी थी। कुछ समय पहले तक सरिता एकदम टिप टॉप और पूरी अकड़ में थी, पर अभी दोनों बच्चों की मौत का सुनने के बाद वो बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही थी। उनके साथ मेहता फैमिली के बाकी के इंपॉर्टेंट लोग जैसे अनिल के छोटे भाई उनके पास बैठे और बाकी सब भी बैठे थे। भाई साहब, जो राज ने बताया क्या वो सच है? अपने बड़े भाई को इतना उदास देखकर छोटे भाई ने पूछा। रात को राज चोपड़ा खुद मेहता विला में आया था उनको ये खबर देने। उसने उनसे माफी मांगी और कहा था कि आयशा और आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी, पर अनिल मेहता सच जानता था। राज सिर्फ एक जरिया था, उन दोनों की मौत का कारण आहन था। हाँ, इस बात में राज झूठ तो नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी भी है। अनिल ने कहा। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? अनिल के छोटे भाई ने पूछा। मेरे दोनों बच्चों की उम्र छोटी थी। अनिल के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बाकी सब बस दुखी होने का दिखावा कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं खुशी थी कि आयशा जैसे नक्चड़ी और मेहता बिजनेस का अगला उत्तराधिकारी आयुष मर गए थे। दोनों भाई बहन अपने आप को बहुत होशियार समझते थे और हर वक्त अकड़ में रहते थे। बाकी लोगों को इस बात पर गुस्सा तो आता था, पर वो जता नहीं रहे थे। सब लोग एक बात समझ लो, आगे चलकर कोई भी आहन से या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई ना बदला लेने जाएगा और ना ही दोस्ती करने, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। अनिल ने बहुत ही सीरियस टोन में ये बात कही। ये बात सुनकर अब सब हैरान थे। मेहता परिवार की दूसरी पीढ़ी इस बात को तुरंत मान गई थी। सब समझ गए थे कि अनिल आहन से कोई बदला नहीं लेगा, और इसके ऊपर से अगर किसी ने इससे कोई रिश्ता रखा तो वो मेहता फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। आहन रायजादा में ऐसा क्या था? किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात का हाथ था। यंग मास्टर, आपने जो मुझे पता करने के लिए कहा था वो मैंने पता कर लिया है, सुशील ने कहा। आगे बताओ, आहन ने कहा। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और यह हमला किस पर हुआ था। सुशील ने सब कुछ सच बता दिया। अक्षय मुझे कहां मिल सकता है? आहन ने पूछा। अब तक तो आहन को लग रहा था कि सारे हमलावर एक दूसरे को जानते होंगे,
पर अब उसे शायद लगा कि वो ना जानते हो एक दूसरे को, पर उसे इस बात का विश्वास था कि अक्षय उनमें से एक जरूर था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कॉन्ग क्लब लेकर आने वाला है। वहां पर एक गैम्बल फाइट होने वाली है, सुशील ने कहा। मार्शल आर्ट में बहुत तरह की अलग अलग फाइट्स होती थी, गैम्बलर फाइट उनमें से एक थी। इसमें पहले शर्त लगती थी कि कौन जीतेगा और फिर ही गेम शुरू होता था। आहान मुस्कुराया और उसने किंग कॉन्ग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुशील ने उसे लोकेशन बता दी। जब सुशील ने सुना कि आहान वहां जाने वाला है, उसे अक्षय पर तरस आने लगा। अक्षय अभी स्टेज 2 के दूसरे लेवल पर आया था, पर आहान ऑलरेडी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जब वो वापस वार्ड में आया तब शनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही हो तुम शनाया? आहान ने शनाया की चोट देखते हुए कहा। पहले से काफी बेटर, शनाया ने अपना घाव देखते हुए बोला। शनाया थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए आहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब वो वहां पहुंचा तब उसे वहां कुछ नौजवान दिखाई दिए, जिन्होंने वहां की पर्सनलाइज्ड टी-शर्ट पहनी हुई थी। आहान उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो वहां आए नए स्टूडेंट्स थे। वो वहां शौक के लिए टाइकोंडो सीखने आए थे। जब आहान अंदर जाने लगा तो उसे किसी ने रोकते हुए पूछा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है, एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर यहाँ आया हुआ है कि नहीं। आहान ने पूछा, क्लब ऑफ एमए? क्या आप वहां के मेंबर है? उस लड़के ने फिर से सवाल किया। नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आहान ने बहुत पेशेंस के साथ कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अंदर चला गया। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया तब अक्षय और उसके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्या अक्षय आहान को पहचानेगा? क्या होगा जब आहान और अक्षय आमने सामने होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। किंग कॉन्ग क्लब में अक्षय और उसके कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। वहीं पर किंग कॉन्ग क्लब में हेड दिलीप भी बैठे हुए थे। गैम्बलर फाइट क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के बीच में होने वाला था। क्लब ऑफ एमए के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मास्टर, क्या ये गैम्बलर फाइट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकती है? एक स्टूडेंट ने कहा। वो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे छोटा मेंबर था और अभी स्टेज 1 के पहले लेवल पर पहुंचा था। उसने अभी तक ज्यादा किसी से फाइट नहीं की थी, पर अब वो थोड़ा और प्रिपेयर होकर क्लब ऑफ एमए के लोगों के साथ गैम्बलर फाइट में हिस्सा लेना चाहता था। दिलीप अपने स्टूडेंट के मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि फाइट शुरू होने से पहले ही उसके स्टूडेंट ने हार मान ली और आधी फाइट वो वही हार गया था। वैभव, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये फाइट पोस्टपोन नहीं हो सकती। अगर हम पोस्टपोन करने के बारे में सोचे भी तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि हम क्लब ऑफ एमए से फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मास्टर दिलीप की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये बात दिलीप के हेड स्टूडेंट ने बोली थी। किंग कॉन्ग क्लब में वही था जो इस बार अगले लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार था। यस, सीनियर ब्रदर सही बोल रहे हैं। हमें हारने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार मान जाने से डरना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मास्टर अक्षय स्टेज 2 पर हैं, उनके स्टूडेंट्स नहीं। हो सकता है हम जीत जाएं, और वैसे भी हमें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये बात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने बोली थी। उसने मार्शल आर्ट सूट पहना हुआ था और वो करीब 19 साल की थी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बोली, सबकी नजरें उस पर अटक गई। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, डरने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत की बात है। सभी उस लड़की की बात से सहमत थे। पापा, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? उस लड़की ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं प्रिया, तुम एक लड़की हो, तुम जानती हो कि लड़की कैसे रहती है और जीती कैसे है। दिलीप ने तुरंत उसे मना कर दिया। मास्टर सही बोल रहे हैं, ये लड़ाई और फाइट्स आपको हम पर छोड़ देनी चाहिए। एग्जैक्टली सिस्टर, अगर आपको कुछ हो गया तो? आप लड़की हैं और इतनी डेलिकेट हैं, अगर आपको लग गई तो? ये बात जिन्होंने बोली थी वो सब दिलीप के स्टूडेंट्स थे। पर मैं मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हूँ, प्रिया ने ये बात नाराज होते हुए बोली। जैसे उसने ये बात बोली, सब चुप हो गए। वहां जितने भी लड़के थे सब 20 की उम्र के थे, पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बोलने के लायक नहीं था। सब दिलीप से ही ट्रेनिंग ले रहे थे, पर जहां तक बात प्रिया की थी तो वो 18 साल की उम्र में ही मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी। पर वो किसी से लड़ने आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। अगर प्रिया एक लड़का होती और स्टेज पर जाती तो उसे हराना बिल्कुल मुश्किल होता। वो एक एक्सपर्ट की तरह फाइट करना जानती थी, उसका दर्जा भी मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ऊपर होता। अच्छा, ये बात अब दोबारा मत बोलना, स्टेज से नीचे उतरो और फिर वहां मत चढ़ना, दिलीप ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। प्रिया चुपचाप स्टेज से उतर गई। हालांकि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, पर फिर भी वो मान गई। दिलीप सिर्फ उसके पिता ही नहीं, उसके गुरु भी थे और इस मार्शल आर्ट स्कूल के हेड भी थे। जब ये बातें चल रही थी तभी वहां एक लड़का आया और बोला, मास्टर, बाहर कोई आया है, वो क्लब ऑफ एमए के बारे में पूछ रहा है। लगता है वो मास्टर अक्षय को जानता है। अक्षय को कौन नहीं जानता? दिलीप ने कहा। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अक्षय बहुत पॉपुलर था, उसे लगभग सब जानते थे। दिलीप ने सोचा कि कोई गैम्बलर फाइट में पार्ट लेने आया होगा, इसलिए उसने उस लड़के से कहा, अंदर आने दो उसे। जब आहान रूम में घुसा तब उसे देखकर दिलीप का मुंह बन गया। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां लड़ने आया था, ऊपर से वो बहुत छोटा भी लग रहा था। आखिर वो अक्षय को कैसे जानता था? क्या तुम अक्षय को जानते हो? दिलीप ने पूछा। नहीं,
अभी तो नहीं जानता, आहान ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? दिलीप ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए पूछा। मैं उनसे फाइट करना चाहता हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दिलीप के चेहरे का भी रंग बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद आहान का जिंदगी से मोह खत्म हो गया है। क्या तुम जानते भी हो कि अक्षय कौन है, कैसा फाइटर है? दिलीप ने पूछा। दिलीप को लगा कि वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हैं। आहान को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट आर्टिस्ट से फाइट कर सकता है। मैं जानता हूँ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। अक्षय कोई साधारण आदमी नहीं है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। दिलीप ने आहान को चेतावनी देते हुए कहा। पर मैं यहाँ सच में अक्षय से लड़ने आया हूँ। आहान सोच रहा था कि उसकी बात पर किसी को भी विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। लड़ने या आत्महत्या करने? किसी ने पीछे से कहा। अंकल, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? प्रिया ने अचानक हंसते हुए कहा। अंकल? आहान सोचने लगा था कि क्या वो इतना बड़ा था कि एक लड़की उसे अंकल बुलाए। प्रिया, बिहेव योरसेल्फ। दिलीप ने प्रिया को आंख दिखाते हुए कहा। प्रिया बहुत चुलबुली लड़की थी और बात भी बहुत सादा करती थी। क्या आपकी अक्षय से कोई दुश्मनी है? दिलीप ने सीधा सीधा पूछा। उसे एहसास हो गया था कि आहान मजाक नहीं कर रहा था, पर अगर कोई अक्षय से ऐसा लड़ना चाहता था तो जरूर उसकी दुश्मनी होगी। हाँ, हमारे बीच की बात है, कुछ तो हुआ था हमारे बीच, आहान ने कहा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्या करना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुझे बदला लेना है। आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। मेरी बात मानो तो यहाँ से चले जाओ, अक्षय से लड़ना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, दिलीप ने लंबी आंख भरते हुए कहा।
क्योंकि उसके गुरु का मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उन्होंने अपना हर लेवल बहुत शिद्दत से पार किया था और सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए प्रिया की बात सुनकर आहन को हंसी आ गई। उसने प्रिया की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम्हें एडवांस में बधाई दे दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पर हाँ जब मैं स्टेज 2 पर पहुंच जाऊंगी और आपसे मिलूंगी तो आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। प्रिया ने हंसते हुए बात कही। ठीक है फिर डील रही है। आहन इतना बोलते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। इस बात पर प्रिया को थोड़ी सी शर्म आ गई, पर फिर भी उसने आहन से हाथ मिलाया। ठीक है, अब जब हमारे बीच में डील हो चुकी है तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। प्रिया ने सोचा कि आहन बहुत स्ट्रांग था। अगर वो उनकी तरफ से क्लब ऑफ एमए के लोगों से गैम्बलर फाइट में हिस्सा ले तो वो जीत सकते हैं। आहन में ताकत है, वो तो उसने 500 किलो के लोहे के बोरे को हिलाकर साबित कर दिया था। आहन सोच में पड़ गया, क्या उसे भी अब प्रिया के लिए कुछ करना पड़ेगा? उसने इसी कंफ्यूजन में प्रिया से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, अभी यहाँ फाइटिंग हॉल में किंग कॉन्ग क्लब और क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स के बीच में गैम्बलर फाइट होने वाली है, तो क्यों ना आप किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट में हिस्सा लें? प्रिया ने अपनी चुलबुली आवाज में कहा। और अगर मैं हार गया तो? आहन प्रिया की बातों के लिए तुरंत नहीं माना, उल्टा उससे सवाल करने लगा। हार गए तो हार गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किंग कॉन्ग क्लब वैसे भी हारने वाला है, अगर आप खेलेंगे तो शायद थोड़ा कम बुरा हारेंगे। प्रिया ने कहा। ये सुनकर आहन मुस्कुराने लगा। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स को भरोसा था कि वो आज नहीं जीत पाएंगे। ठीक है फिर मैं किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट करूंगा। आहन ने सोचा कि उनसे फाइट करके उसके लिए एक वार्म अप हो जाएगा, जिससे अक्षय से लड़ते वक्त उसे आसानी होगी। वेरी गुड, थैंक यू अंकल, मैं अभी पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया उछलते कूदते अपने पापा के पास चली गई। पापा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी तरफ से फाइट में हिस्सा लेगा तो हम जरूर जीत जाएंगे। प्रिया ने अपने पिता के पास पहुंचकर ये बात बोली। कौन? दिलीप अपनी बेटी की तरफ हैरानी में देखने लगे। ऐसा कौन था जिसे प्रिया जानती थी? वही जो मास्टर अक्षय के साथ फाइट करना चाहता था। प्रिया ने कहा। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम उसे क्लब ऑफ एमए के लोगों के बीच में भेजना चाहती हो? दिलीप ने उसे डांटते हुए कहा। पर पापा, वो स्टेज 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और प्रिया ने कुछ कहना चाहा, पर दिलीप ने उसकी बात को रोककर कहा, बस प्रिया, नो मोर आर्गुमेंट्स। यंग सिस्टर, मुझे लगता है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं मनाली के लगभग सारे स्टेज 1 के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानता हूँ, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। सिर्फ आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किंग कॉन्ग क्लब के सबसे सीनियर स्टूडेंट ने कहा। उसे लग रहा था कि आहन को प्रिया पसंद थी और वो उसे अपने चार्म से इंप्रेस करना चाहता था। बस बहुत हुआ, सीनियर्स ऑन द स्टेज नाउ। दिलीप ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया था और प्रिया को वो मानना ही पड़ा। और तुम उस लड़के पर नजर रखना, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दिलीप ने अपने स्टूडेंट से कहा और वहां से चला गया। यंग सिस्टर, आप अपने एक्सपर्ट को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। उसने प्रिया से बात कही और वहां से चला गया। कुछ ही देर में फाइटिंग हॉल में क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स और उनके साथ मास्टर अक्षय आए। दिलीप उनका वेलकम करने के लिए गए। अक्षय ने काले रंग का रॉब पहना हुआ था और उनके पीछे उनके सारे स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली खड़े हुए थे। वेलकम मास्टर अक्षय, कांग्रेचुलेशंस, आपने मार्शल आर्ट के स्टेज 2 में एंटर कर लिया है। मार्शल आर्ट की दुनिया में एक और जीनियस। दिलीप ने बहुत इज्जत से उनका स्वागत किया। मास्टर दिलीप, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं, मैं तो बस एक साधारण सा फाइटर हूँ। अक्षय की आवाज में पोलाइटनेस थी पर उनके चेहरे पर और आंखों में थोड़ा सा घमंड था। अब आप हम्बल हो रहे हैं, आप इस इज्जत और इस पोजीशन के लायक हैं। मास्टर अक्षय, कैंटीन में खाना भी रेडी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। दिलीप ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर दिलीप, खाने की क्या जल्दी है, हमारा सारा ध्यान फाइट की तरफ होना चाहिए। अक्षय ने कहा। मास्टर अक्षय, खाना भी तो जरूरी है, खाने से एनर्जी मिलती है और खाना तैयार ही है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। दिलीप ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आपके स्टूडेंट्स को हम बिना खाए भी हरा देंगे मास्टर दिलीप। इस बार ये बात क्लब ऑफ एमए के किसी स्टूडेंट ने बोली थी। ये बात सुनकर अक्षय के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और किंग कॉन्ग क्लब के स्टूडेंट्स को ये सुनकर गुस्सा आ गया। भले ही वो बहुत स्ट्रांग था, पर क्लब ऑफ एमए के लोगों को हक नहीं था कि उनकी ऐसे इंसल्ट करे। मास्टर दिलीप, पहले हम फाइट कर ही लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट ही तो लगेंगे, इसके बाद हम आराम से जाकर खाना खा लेंगे। इस बार ये बात दूसरे स्टूडेंट ने बोली थी। ये सुनकर अक्षय ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर मन ही मन में अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को देखकर बहुत खुश था। अक्षय स्टेज 2 पर था और दिलीप अभी भी स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो दिलीप से ऊंचे पद पर है। क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स की ऐसी बातें सुनकर दिलीप को बहुत गुस्सा आया और उसे बुरा भी लग रहा था, पर वो इतने लोगों के बीच में अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। ये सारी बातें होने के बाद दोनों ग्रुप फाइटिंग हॉल में पहुंचे। वहां दिलीप की नजर प्रिया और आहन पर पड़ी। ये अभी तक यहाँ से गया नहीं? दिलीप ने अपने स्टूडेंट से पूछा। सर, मैंने जाने के लिए तो कहा था, पता नहीं क्यों गए, मैं अभी फिर से बोल कर आता हूँ। उसने अपने गुरु से कहा। ऐसा करो, रहने दो, इसे देखने दो कि क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स कैसे फाइट करते हैं। वे शायद ही अक्षय से लड़ने की जिद न करे। दिलीप आहन की असलियत नहीं जानता था, इसलिए हर हाल में उसे बचाना चाहता था। ओके मास्टर। इस स्टूडेंट ने दिलीप की बात बिना कोई सवाल किए मान ली। अंकल, फाइट शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। प्रिया ने आहन का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले गई। फाइटिंग रिंग नॉर्मल बॉक्सिंग रिंग से बड़ा था, उसे स्टील से बहुत मजबूती से बनाया गया था। स्टेज के नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थी, पर उन पर कोई नहीं बैठा था। अक्षय और दिलीप आगे खड़े थे और बाकी अपने गुरु के पीछे खड़े थे। दिलीप और अक्षय आपस में बात कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स अपना सीक्वेंस डिसाइड कर रहे थे। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल थे। 5-5 फाइटर हर टीम से खेलेंगे और जिसके 5 फाइटर पहले हार गए वो ये मैच हार जाएंगे। अब क्योंकि ये गैम्बलर फाइट है तो कुछ लोग तो दांव लगाने ही वाले थे। हर साल की तरह इस साल भी जिसकी शर्त लगने वाली थी वो थे मार्शल आर्ट में एडमिशन और जगह। जो भी टीम जीतेगी उससे ज्यादा एडमिशन और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा स्पेस मिलने वाला था। गैम्बलर फाइट के ये रूल्स सब जानते थे। तभी दोनों क्लब के सबसे पुराने स्टूडेंट्स अपने अपने गुरु के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए। मास्टर दिलीप, हम हर साल एक दूसरे से लड़ते हैं और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जीतते हैं। जो जगह आज मेरी होगी वो अगले साल आपकी हो जाएगी। अक्षय ने हंसते हुए कहा। मास्टर अक्षय, फिर आप क्या चाहते हैं? शर्त कुछ और लगाई जाए? दिलीप भी बहुत स्मार्ट था, वो अक्षय की ऐसी बातों को अच्छे से समझता था। मास्टर दिलीप, आपकी बेटी की अभी सगाई नहीं हुई है ना? अक्षय ने पूछा। ये क्या पूछ रहे हैं आप? दिलीप ने सोचा कहीं ये प्रिया पर शर्त तो नहीं लगाना चाहता, पर फिर भी उसने जवाब दिया। नहीं, मेरी बेटी की सगाई नहीं हुई है। अक्षय से झूठ बोलना इम्पॉसिबल था। आप मेरे बेटे से तो मिले ही हैं? अक्षय ने पूछा। अक्षय का बेटा मार्शल आर्ट में नहीं था पर बहुत टैलेंटेड था। उसका बिजनेस आजकल बहुत तरक्की कर रहा था।
आप कहना क्या चाहते हैं? दिलीप ने पूछा। हालांकि वो अक्षय का इशारा समझ गया था। ब्रदर दिलीप, कितना अच्छा होगा अगर हम रिश्तेदार बन जाएं। अक्षय प्रिया के टैलेंट को जानता था। उसके लिए लड़का और लड़की समान थे। शादी के बाद प्रिया उनके परिवार का हिस्सा बन जाती और भविष्य में जब अक्षय नहीं रहता तो वो उनके परिवार की रक्षा कर सकती थी। ब्रदर अक्षय, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर अब टाइम ऐसा है कि हमारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बच्चे ही अपना डिसीजन लेते हैं, इसलिए मुझे एक बार प्रिया से पूछना होगा। दिलीप ने साफ साफ अपनी बात कही। अभी पूछ लीजिए, अक्षय ने कहा। दिलीप ने प्रिया को आवाज दी और अपने पास बुलाया। हेलो अक्षय अंकल, आप कैसे हैं? प्रिया बाहर वालों के सामने हमेशा अच्छे से बिहेव करती थी। हेलो प्रिया, मैं ठीक हूँ, अक्षय ने जवाब दिया। प्रिया, तुम अक्षय अंकल के बेटे से मिली हो ना? वो कैसा लगता है तुम्हें? दिलीप ने पूछा। हाँ, एक बार मिली हूँ, ठीक लगता है, प्रिया ने सच्चाई से जवाब दिया। बेटा, अक्षय अंकल का बेटा बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है। दिलीप ने उसे समझाते हुए कहा। पापा, क्या आप मेरी शादी उसे करवाना चाहते हैं? प्रिया अपने पिता की बातों को अच्छे से समझ रही थी और जान गई थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र तो हो ही गई है, दिलीप ने कहा। नहीं पापा, अभी मैं छोटी हूँ और वैसे भी अक्षय अंकल का बेटा मेरे टाइप का नहीं है, प्रिया ने कहा। प्रिया बिहेव, अक्षय का बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, दिलीप ने कहा। पापा, प्रिया ने कहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अपने भाइयों से कहो कि अच्छे से लड़ाई करे और जीते, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फाइन, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें, प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या आहान प्रिया के लिए फाइट करने के लिए मान जाएगा? क्या प्रिया इस शादी से बच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। और फिर आहान की तरफ चली गई। लेवल पर ही था। अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर पहुंचूं तो उन्हें शायद हरा पाऊं। आहान ने हंसते हुए कहा। आप लेवल 1 पर ही हैं, प्रिया ने कहा। प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि क्या वो सच में जीत पाएगा। मार्शल आर्ट के हर लेवल के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 को नहीं हरा सकता? आहान ने पूछा। अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, अब ठीक है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज आ गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। आहान ने उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं था। जब वो स्टेज पर चढ़ेगी तब उसे ये बात पता चल ही जाएगी। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है, प्रिया ने कहा। वहाँ किसी को भी भरोसा नहीं था कि आहान एक फाइटर है और वो लड़ सकता है, पर फिर भी क्योंकि प्रिया को भरोसा था इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया था। वैभव पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट था और फाइट पोस्टपोन करने की बात कर चुका था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले ही 4 खतरनाक फाइट्स देकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया, जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे और अगर कोई उसका पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित जी जो मैच के कोऑर्डिनेटर थे और किंग कॉन्ग क्लब के सबसे पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहा। उन्हें विश्वास था कि अगर क्लब ऑफ एमए की तरफ से उनके 2 टॉप के फाइटर नहीं आए तो पारस जरूर जीत जाएगा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था, इसलिए उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने 2 टॉप के फाइटर्स ना भेजें ताकि वो कम से कम एक राउंड तो जीत पाए। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछली बार पारस ने कौशल को बुरी तरह हराया था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स और खुद दिलीप बहुत खुश हुए। पापा, ये तो कौशल है, इसे तो पारस हरा ही देगा, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और एक्साइटेड लग रही थी। ये देखकर आहान ने सोचा कि ये लड़की बहुत जल्दी खुश हो जाती है। अंकल, आपको पता है कि ये कौशल है, लास्ट ईयर पारस ने कौशल को हराया था, इस बार भी ऐसा ही होगा, प्रिया ने आहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा।
आई होप सो। आहान ने कहा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कॉन्फिडेंस सब एक विनर जैसा था। आहान को यह देखकर अजीब लग रहा था कि सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि पूरा किंग कॉन्ग क्लब और यहाँ तक दिलीप भी रिलैक्स थे। उन्हें ओपोनेंट की पावर्स नजर ही नहीं आ रही थी। अब पारस और कौशल रिंग में पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा, पारस ने कौशल को नीचा दिखाते हुए कहा। पिछले बार की फाइट में पारस ने कौशल की 2 हड्डियां तोड़ दी थी। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मास्टर दिलीप, आपकी बेटी का दोस्त तो कमाल का है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो गया? कौशल ने आहान से कहा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें पागल किससे हुआ? आहान ने सवाल किया। आहान ने मन ही मन में सोचा कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और अगर वो इन स्टेज 1 वालों को नहीं हरा पाया तो उसे चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सच? माय गॉड, तुम यहाँ तक आए भी कैसे? पता नहीं है इतने अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहां जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। सब अलग अलग बातों से उसे ताना मार रहे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तब जोर से एक आवाज आई। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल शांत था और उसमें पानी गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग जो जाने के लिए मुड़ चुके थे वो फिर से रिंग की तरफ मुड़े तो वो दोनों हैरान रह गए। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंट फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आहान के पंच से वो रिंग से 10 मीटर दूर जाकर गिरा था। सब शॉक थे। कौशल सबसे ज्यादा मेहनती और ट्रांसफॉर्म फाइटर था, फिर उसे कोई कैसे हरा सकता था? सीनियर मास्टर, ये कौन है? किसी ने सुमित से पूछा। सुमित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई चमत्कार हो सकता है। आपका मतलब है कि? उस लड़के ने फिर से पूछा। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? अक्षय ने दिलीप से पूछा। मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका कुछ भी नाम नहीं पता तो आप मुझ पर विश्वास करोगे? दिलीप ने पूछा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? अक्षय ने हैरानी में पूछा। देखकर तो लग रहा था कि प्रिया उसे बहुत अच्छे से जानती थी। पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है। दिलीप ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से बदला लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
आहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था, खास करके सुमित। सुमित ने ही आहन को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। अब वो ही आहन के सामने सिर झुकाए उसकी इज्जत में खड़ा था। जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी प्रिया। आहन को जज करने में प्रिया इतनी भी गलत नहीं थी। प्रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही आहन स्टेज से नीचे आया, प्रिया भागकर उसके पास गई और उसके गाल पर किस कर दिया। अंकल आप अमेजिंग हैं, यू आर टू गुड। प्रिया ने जैसे ही ये कहा, आहन हैरान था। आहन ने सोचा कि आखिर इस लड़की में ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस है। इतने लोगों के बीच में उसने उसके गाल पर किस कर दिया था। कुछ ही सेकंड्स में प्रिया को एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कर दिया था। उसने जैसे ही आहन की तरफ देखा, आहन का एक्सप्रेशन कोई खास अच्छा नहीं था। शायद उसे प्रिया की हरकत पसंद नहीं आई थी। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा, बस शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। इस वक्त अक्षय और दिलीप आहन के पास आए। अक्षय का चेहरा खुश खास नहीं था, पर दिलीप के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिर वो आहन की वजह से हारी हुई फाइट जीत गए थे। दिलीप ने आहन का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। पहले मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। दिलीप जो भी बोल रहा था वो सब सच था। पूरे मनाली में आहन की जनरेशन में से उसके जैसा कोई भी नहीं था। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं, आहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आहन को दिलीप से कोई परेशानी नहीं थी। दिलीप एक अच्छा इंसान था। उसने पहले जो कुछ भी बोला था वो सब आहन की भलाई के लिए बोला था। ये क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहन और अक्षय का परिचय करवाया। हालांकि आहन ने कहा था कि वो उसे जानता है, पर अक्षय की तरफ से लग रहा था कि अक्षय आहन को नहीं पहचानता है। इसलिए दिलीप की जिम्मेदारी थी कि वो दोनों को आपस में मिलाए। मैं इन्हें जानता हूँ, आहन ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे कैसे जानते हो? अक्षय ने आहन से पूछा। जिस तरह आहन ने अक्षय को देखा था, अक्षय थोड़ा घबरा गया था। मार्शल आर्ट सीखते हुए उसे ऐसी घबराहट पहली बार हुई थी। आहन को देखकर फिर अक्षय ने मन ही मन में सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैं स्टेज 2 का फाइटर हूँ। भले ही इसने मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह हराया है, पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? आहन ने अक्षय से पूछा। इस बात से एक बार फिर अक्षय का दिल घबराने लगा और सारा कॉन्फिडेंस दूर होने लगा। आहन में कुछ ऐसा तो था जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल बदल जाता था। ये बहुत अजीब बात है, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चीटी को भी तकलीफ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? अक्षय ने कहा। जैसे ही अक्षय ने यह बात खत्म की, आहन सरकास्टिकली हंसने लगा और कहा, कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षय को आहन की बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप गौर कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहन ने कुछ नाम दिए। जिस तरह से आहन उनके नाम ले रहा था, सब समझ गए थे कि वो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। पर अभी भी अक्षय के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुने थे। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अक्षय के हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उसने ये नाम कभी पहले सुने नहीं थे। नहीं जानते तुम इन सबको? आहन ने फिर से पूछा। आहन ने जितने भी नाम दिए थे वो सब मामूली लोग थे। सब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने की मेहनत कर रहे थे। 3 साल पहले जब आहन पर हमला हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उनके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे, पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहन को बचाया था और वहां से दूर लेकर आए थे। उस रात आहन के शरीर पर बहुत खून था। उसके खून के साथ उस दिन उसके शरीर पर उन मामूली लोगों का भी खून था जिन्होंने उसके लिए लड़ाई की थी। अगर उस दिन वो लोग नहीं होते तो आज शायद आहन जिंदा नहीं होता। और अब अक्षय इन सबको जानने से मना कर रहा था। शायद उसके लिए मामूली लोग और चींटियां बराबर होते हैं।
अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो तो फिर आहान ने इतना कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। अब सबके चेहरे पर डर था। वहां हर इंसान कांप रहा था। उन्होंने ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान जैसा शांत दिखने वाला आदमी ऐसा कैसे कर सकता था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अक्षय के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। अक्षय ने पूछा। तुम इन्हें नहीं जानते इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। आहान ने गुस्से में कहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्षय ने कहा। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने आप पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस हमले में जो भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे वो हिस्सा ले सकते थे। उन्हें बस उसे मारना था और वो अपने पैसे ले जा सकते थे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। किसी एक को मारने के लिए, वो भी जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर था, 10 करोड़ रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उस वक्त वहां ऐसे बहुत से लोग थे जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे या फिर फाइनल स्टेज पर थे। सबने सोचा कि उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। पर आहान की ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस रात मनाली में सारे हमलावरों के लिए वो रात एक डरावना सपना साबित हुई। कोई अकेले इतने लोगों से कैसे भिड़ सकता था? उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। उस वक्त आहान के मरने की खबर सुनके कोई खुश नहीं था। उन्होंने आहान की ताकत देखी थी। आहान पर हमला करने बहुत लोग आए थे, पर वापस कुछ ही लोग जा पाए थे। उस रात का मंजर सबकी आंखों में एक भयानक सपने की तरह बैठ गया था। इनाम के 10 करोड़ रुपए तो वो लोग कभी नहीं ले पाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सबने इस मामले को अपने अंदर ही रखा और कभी भी इस हमले के बारे में किसी से भी बात नहीं की। अक्षय को इस तरह डरा हुआ देख आहान ने कहा, क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से? वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो... अक्षय ने कुछ कहना चाहा। नहीं मरा मैं जिंदा हूँ। अपने भाइयों की मौत का बदला लिए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जा सकता था? आहान ने कहा। पर तुम बचे कैसे? अक्षय ने पूछा। वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा। 3 साल पहले का आहान बहुत ताकतवर था, तो अब तो आहान के बस हाथ लगने से ही कोई भी इंजर हो सकता था। हमला करने की तो दूर की बात थी, अक्षय में उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वहां पर मौजूद हर शख्स एक बार आहान को देखता और एक बार अक्षय को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर जो अक्षय था, वो आज अपने सामने खड़े लड़के से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उधर दिलीप की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने माथे का पसीना पहुंच रहे थे। उसने इससे पहले सिर्फ एक ही इंसान को देखा था, पर अगर आज वो भी होता तो आहान के वार से नहीं बच सकता था। अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? आहान ने पूछा। मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं। अक्षय ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहा। अक्षय अगर टाइम को पीछे कर पाता तो वो उस हमले में कभी हिस्सा नहीं लेता। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। मेरा मन तो था कि तुम्हें जान से मार दूं,
और मैं तुमसे कुछ ऐसा छीनूंगा जिसके बिना तुम रोज मरोगे। आहान ने गुस्से में कहा। सब सोचने लगे थे कि आहान अक्षय को ऐसी क्या सजा देने वाला है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। अक्षय ने बिना कोई सवाल किए कहा, आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान ने रूखी आवाज में कहा। एक स्टेज 2 के मार्शल आर्ट फाइटर को अपना आर्ट प्रैक्टिस करने से रोकना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता था। आहान अक्षय को एक बार में मारकर खत्म नहीं करना चाहता था, पर उसे हर रोज मरता हुआ देखना चाहता था। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने गुरु को ऐसी हालत में देखकर अक्षय के बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुस्सा आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अक्षय से 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके लिए अक्षय पिता समान थे, पर आज आहान ने उनसे उनके गुरु को छीन लिया था। उनका मन तो कर रहा था कि आहान को अच्छा सबक सिखाएं, पर वो जानते थे कि जब उनके गुरु का उसने ये हाल कर दिया था तो उन्हें तो वो चींटी की तरह मसल देगा। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। ये अक्षय के आखिरी शब्द थे। इसके बाद अक्षय ने कुछ नहीं बोला और बस वहीं बैठा रहा। उस हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और था। अक्षय तो बस एक जरिया था, इसलिए उसने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया। आहान जानना चाहता था कि 10 करोड़ देने की बात आखिर किसने की थी। उसे ये तो पता था कि वो रायजादा परिवार से ही कोई है, और वो आहान का पिता आदित्य रायजादा नहीं है। ये काम किसी और का था। जब आहान वहां से जाने लगा तो उसने क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के लोगों की तरफ देखा। सभी लोग अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और डरे हुए थे। कोई भी आहान को कुछ नहीं कर सकता था। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने किसी से न डरने वाली एक बच्ची को डरा दिया था। जब आहान वहां से चला गया था तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी, पर आहान उसके लिए सही नहीं था। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ ही देर में आहान बहुत पसंद आ गया था और शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? प्रिया ने रोते हुए पूछा। दिलीप कहना तो चाहता था कि वो वापस कभी नहीं आएगा, पर वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वो चुप ही रहा। प्रिया अपने पिता की चुप्पी का कारण समझ गई थी। पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, प्रिया ने कहा। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? दिलीप ने परेशान होते हुए कहा। पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है, और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। ये सच था कि प्रिया को पहली बार कोई इतना पसंद आया था। वो सिर्फ उसका नाम नहीं जानना चाहती थी, पर उसके बारे में सब जानना चाहती थी। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? दिलीप ने कहा। मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, प्रिया ने कहा। प्रिया स्वभाव में चाहे जैसी भी थी, पर दिल की बहुत साफ थी। आहान को देखकर वो समझ गई थी कि आहान की जिंदगी आसान नहीं रही होगी। उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, तभी तो उसका ऑरा ऐसा था। प्रिया भी अपने लिए ऐसा ही चाहती थी। प्रिया हमेशा से ही बहुत से लड़कों के बीच में रही है, पर उसके मन में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई है। उसका कारण था आहान का ऑरा। आहान बाकी लड़कों से बहुत अलग था। अब प्रिया उस फाइटिंग हॉल से निकलकर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो मरे तो उसे कोई रिग्रेट ना हो। प्रिया बहुत खुश थी कि उसे आहान अभी मिल गया था। आज आहान की वजह से वो अपने पापा को ये सब बोल पाई थी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना, और जब मन करे वापस आ जाना, दिलीप ने कहा। प्रिया को समझना अब मुमकिन नहीं था। थैंक यू पापा, आई मेक इट प्राउड, प्रिया ने कहा। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। दिलीप जानता था कि प्रिया और आहान के बीच कुछ नहीं हो सकता, और वो प्रिया को ये कहता तो उसकी पूरी फीलिंग्स टूट जाती। जी पापा, प्रिया ने इतना कहा और वहां से चली गई। क्या प्रिया आहान से फिर मिल पाएगी? प्रिया से मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान वहां से निकला तब अस्मिता उसका बाहर इंतजार कर रही थी। मनाली में हुआ वो मनाली की एलीट फैमिलीज को पता है, अस्मिता ने कहा। ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि अस्मिता क्या कहना चाह रही है। पूरा मनाली शहर जान चुका था उसे दे दिए। उसके बाद मॉल में शनाया को परेशान करने के लिए सोनिया को सबक सिखाया। सोनिया ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर राकेश की बीवी थी, पर यह आहान इससे भी नहीं डरा। ये मामला ठंडा होता उससे पहले वशिष्ठ हाउस में एक और कांड हुआ। इसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। जो 2 लोग मरे थे वो फैमिली के बच्चे थे, आयशा मेहता और आयुष मेहता। इतने पावरफुल होने के बाद भी मेहता फैमिली ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इतना सब हो जाने के बाद अब बहुत परिवारों में आहान का डर था, और ये तब हो रहा था जब राज चोपड़ा आहान की पहचान को छुपाया था। अगर वो उसकी पहचान नहीं छुपा रहा होता तो शायद आज सारे परिवार कांप रहे होते। आहान को उम्मीद नहीं थी कि शर्मा फैमिली ऐसे मान जाएगी और उपल के पेरेंट्स को छोड़ देगी। शर्मा फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है।
पर मैं अभी उनसे मिलकर आऊंगा। आहान ने कहा। ओके यंग मास्टर। अस्मिता ने कहा। यंग मास्टर। अस्मिता कुछ और भी बताना चाहती थी। अस्मिता की शक्ल देखकर आहान समझ गया था कि कुछ बात थी जो वो बताने में हिचकिचा रही थी। कुछ और बात है अस्मिता, बेझिझक बोलो। आहान ने कहा। यंग मास्टर, कुछ बात तो है पर कैसे बोलो ये समझ में नहीं आ रहा। अस्मिता कोई भी बात बताने से पहले कभी इतना नहीं झिझकी थी। क्या ये बात रायजादा परिवार के बारे में है? आहान ने पूछा। आहान जानता था कि जब बात रायजादा परिवार की होती है अस्मिता तभी इतना उलझी हुई होती है। जी यंग मास्टर। अस्मिता ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। क्या बात है, बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम हुई है? आहान ने कहा। यंग मास्टर, यंग मिस आपसे बहुत नाराज है। उनका कहना है कि आपने इतने दिनों में मनाली में जो भी किया है उससे परिवार की इज्जत कम हुई है। आपने हर जगह रायजादा फैमिली का नाम यूज करके सही नहीं किया। अस्मिता ने कहा। आहान अच्छे से जानता था कि अस्मिता किसकी बात कर रही है। यंग मिस आहान की चचेरी बहन अनन्या रायजादा थी। बचपन से ही अनन्या रायजादा आहान को परेशान करती थी। वो अपने परिवार के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अनन्या के बारे में अगर आहान को कुछ बहुत अच्छे से याद था तो वो था उनके बचपन का एक किस्सा। एक बार लॉन में खेलते हुए आहान का हाथ गलती से अनन्या को लग गया था। गुस्सा होकर अनन्या ने उसे तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। अगर उस दिन उसे कोई नहीं बचाता तो वो जिंदा नहीं बच पाता। उस हादसे से उभरने के लिए आहान को 6 महीने लग गए। उसकी तबीयत इन महीनों में बहुत खराब हो रही थी। आहान को लगा था कि सब अनन्या को समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उल्टा सबने आहान को सुनाया कि उसे अनन्या को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन आहान ने मान लिया था कि इस परिवार में किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। आहान ने अनन्या से और रायजादा परिवार से दूरी बनाना ही ठीक समझा, पर उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा अनन्या उसे और परेशान करने लगी। पर आहान तब तक मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर चुका था। वो अपने गुरु से ही सब बातें करता था। कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। आहान ने कहा। जी यंग मास्टर, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आपके जाने की तैयारी भी हो जाएगी। अस्मिता ने कहा। अब मैं शनाया के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर आहान हॉस्पिटल की तरफ चला गया। हॉस्पिटल में शनाया बहुत परेशान थी क्योंकि आहान अब तक नहीं आया था। जैसे ही आहान वार्ड में घुसा शनाया ने चैन की सांस ली। अभी तुम कहाँ गए थे? शनाया ने पूछा। जरूरी काम से गया था, अब हो गया, आहान ने शनाया से कहा और फिर गुरुजी की तरफ मुड़ते हुए कहा। थैंक यू, मेरी गैर मौजूदगी में शनाया का ध्यान रखने के लिए। रात से कहिएगा मैं उससे बहुत खुश हूँ। यंग मास्टर, मैं चलता हूँ, गुरुजी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चले गए। अब कैसा फील कर रही हो शनाया? आहान ने शनाया से पूछा। पहले से बेटर, डॉक्टर ने कहा कि मैं आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ। शनाया ने कहा। तुम्हारी डिस्चार्ज समरी तैयार हो रही है, हम आज ही शिमला चलेंगे। तुमने मनाली में बहुत कुछ फेस किया है। आहान को बुरा लग रहा था कि उसके होते हुए शनाया को इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आहान को मायूस देखकर शनाया ने कहा। मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम थे इसलिए तुमने हर बार मुझे बचा लिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे साथ गलत करने वालों को भी अच्छे से सबक सिखाया, उसके लिए थैंक यू। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वार्ड से नर्स डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आई। सर पेपर्स, मैम को रेस्ट की जरूरत है और मेडिसिन टाइम पर दीजिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू। शनाया और आहान ने मुस्कुराते हुए नर्स से कहा। चले बेबी। आहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। अब दोनों शिमला के लिए रवाना हुए। कुछ घंटों बाद जब वो अपने घर पहुंचे तब आहान ने देखा कि शनाया की मां यामिनी टीवी देख रही थी। आहान, यामिनी आहान को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जब उन्होंने देखा कि आहान वापस आ गया है तब उनका मुंह बन गया। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए? आहान सीमा बुआ और उनके बेटे के सामने ये घर छोड़कर गया था, पर आज वो शनाया के लिए यहाँ वापस आया था। वो शनाया की मां यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं रुको, यामिनी गिल ने चिल्लाकर बोला। उन्हें आहान का उन्हें इस तरह अनदेखा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इतना बोलकर यामिनी आहान के आगे आकर खड़ी हो गई। बाहर रहो, बहरे हो, सुनाई नहीं देता? मेरे आगे से हटिए, आहान ने कहा। आहान चाहता तो यामिनी को कुछ भी जवाब दे सकता था, पर वो उनकी इज्जत करता था और अपने आप को उनके जितना नीचे नहीं गिरा सकता था। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर यामिनी को अजीब लगा। मनाली से आने के बाद आहान का रवैया बदल गया था। तभी हॉल में शनाया आई। जब शनाया ने देखा कि उसकी मां आहान को ब्लॉक कर रही है तब उसने कहा, मां, आप आहान को ऐसे ब्लॉक करके क्यों खड़ी है? अपनी बेटी को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। शनाया बेटा, तुम आ गई। इतना कहकर यामिनी शनाया को गले लगाने जब आगे बढ़ी तब उन्होंने देखा कि शनाया के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। शनाया, ये क्या हुआ? यामिनी ने अपनी फिक्र दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं मॉम, ब्लेड से कट लग गया था। शनाया ने कहा। ब्लेड से कट लग गया था? मुझे बताओ ये किसने किया, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। यामिनी ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आहान ने उसे सबक सिखा दिया है। शनाया ने अपनी मां को आधी बात ही बताई थी। अगर वो भेड़ी वाली बात बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, ये नालायक भी किसी को सबक सिखा सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि इसे ही किसी ने सबक सिखा दिया हो। यामिनी ने आहान को ताना मारते हुए कहा। मॉम, शनाया को अपनी मां की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो सब जाने दो, मुझे ये बताओ तुम इस फटीचर को तलाक कब दे रही हो? यामिनी ने पूछा। मॉम, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं आहान को तलाक नहीं दूंगी। शनाया ने फॉर्मली कहा। पहले जब यामिनी के लिए बात बोलती थी तब शनाया को अजीब नहीं लगता था, पर अब तलाक शब्द सुनते ही शनाया को बहुत अजीब लगता था। वो किसी भी कीमत पर आहान को तलाक नहीं देना चाहती थी। शनाया,
क्या तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि ये हमारी फैमिली के लिए पनौती है, पनौती? इसकी वजह से हम और कितनी प्रॉब्लम फेस करेंगे? यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? आहान ने ऐसा क्या किया है? शनाया ने कहा, पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और फिर तुम जैसे ही घर से बाहर निकली तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हारे पापा की राय सुनना बंद कर दिया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत खास अच्छी नहीं है। तुम अभी मुझसे पूछ रही हो कि आहान ने क्या किया है? यामिनी ने कहा। जब आहान और शनाया घर छोड़कर चले गए तब यामिनी को बहुत बेचैनी होने लगी थी। तब वो एक पंडित से मिली थी। उन्होंने ही यामिनी को बताया था कि आहान की वजह से उनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पहले तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, पर फिर जब शनाया इंजर होकर घर आई थी तब उन्हें इस पंडित की बात पर विश्वास हो गया था। ये सब आप क्या बोल रही हैं? इसमें आहान की गलती कैसे हुई? आहान की वजह से ही तो हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मिला था। आपने उसका जिक्र तो नहीं किया? शनाया थोड़ा गुस्सा हो गई थी। तुम्हें वो प्रोजेक्ट इसलिए मिला क्योंकि तुम केपेबल हो और हमारी भी कुछ हैसियत है। इसका क्रेडिट तुम कम से कम इसे तो मत दो। मॉम स्टॉप इट। आहान के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। आपको नहीं पता आहान ने मुझे कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था मनाली में, सो प्लीज उसकी ऐसे इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। शनाया अब इंपेशेंट हो गई थी। शनाया, मुझे नहीं पता इसने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। यामिनी ने इमोशनल होते हुए कहा, मॉम आहान ने कुछ नहीं कहा है, आप बस फालतू में अनरीजनेबल हो रही हैं। शनाया ने समझाते हुए कहा, जो भी है इस घर में जब तक मैं हूँ ये नहीं रहेगा। तुम्हें डिवोर्स नहीं देना मत दो, पर मैं आहान को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। यामिनी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया था। अब आहान और शनाया क्या करेंगे? शनाया अपनी मां को कैसे समझाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मॉम आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप आहान से इतनी नफरत क्यों करती हैं? शनाया ने पूछा। शनाया को अब अपनी मां की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारी आहान से शादी हुई थी उससे पहले सब ठीक था, पर अब देखो तुम्हारे पापा और तुम दोनों चोट खाकर बैठे हो। यामिनी ने कहा। परिवार के दो लोगों के साथ हादसा होने के बाद यामिनी को लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ ना हो जाए। अब उसे पंडितों की बात याद आ रही थी। मॉम आहान ने कभी भी इस परिवार के लिए गलत नहीं सोचा है। उससे जितना बन पड़ा उसने इस परिवार के लिए बहुत किया। उसने घर का जमाई होने की हर जिम्मेदारी निभाई है। शनाया ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की। शनाया की ये बात सच थी। आहान ने हमेशा गिल परिवार को अपना परिवार माना था। बहुत जलील होने के बाद भी उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। आहान ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि हमेशा उसके साथ ही गलत होता था। पर फिर भी अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में हुई होती तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता। यामिनी ने कहा। शनाया, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ उसे तलाक दे दो। शनाया बहुत खूबसूरत थी। शिमला के नामी और रईस लोग शनाया से शादी करना चाहते थे, पर उसकी शादी आहान से हो गई थी। अगर उसकी शादी किसी और खानदान में हुई होती तो उनका औहदा गिल परिवार में बहुत अलग होता। उसके पति की इज्जत होती। यामिनी गिल को पैसों और पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता था। मॉम बस, मैं आहान को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। शनाया ने अपना पैर पटकते हुए कहा, ठीक है तुम्हें उसे तलाक नहीं देना मत दो, पर अब ये मेरे घर में नहीं रह सकता। यामिनी ने भी अपना फैसला सुना दिया था। उस पंडित की बात से यामिनी बहुत घबराई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए। मॉम यू आर टू मच। आहान ने हमेशा आपकी इतनी इज्जत की है और आप उससे ऐसे बात कर रही हैं। शनाया ने कहा, अगर आज तक किसी ने आहान की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी तो वो यामिनी ही थी, और आज तो उन्होंने हद कर दी थी। उन्होंने आहान को घर में रहने से मना कर दिया था, और तो और उसे पनौती तक बोल दिया था। शनाया, मुझसे इस टोन में बात मत करो। आपको लगता है ना कि मैं पनौती हूँ और मेरी वजह से ही गिल फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई है? इस बार ये बात आहान ने बोली थी। हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। यामिनी ने कहा, ठीक है मैं और शनाया अभी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। आहान ने कहा। आहान यामिनी जैसी खड़ूस औरत से बहस नहीं करना चाहता था, पर एक बात याद रखना, अगर खुद को पावरफुल बनाने में आपने शनाया का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया को अपनी चालों से दूर रखिएगा। आहान ने अपनी बात पूरी की। आहान यामिनी को चेतावनी दे रहा था कि वो फिर से शनाया के पैसों के लिए किसी और से शादी करवाने की गलती ना करे। हालांकि आहान की ये बात सुनकर यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आज तक जो उनकी सेवा करता था आज उनसे ये सब कह रहा था। यामिनी को आहान का बर्ताव शुरू से ही बदला हुआ लग रहा था। चलो शनाया चलते हैं। यामिनी कुछ बोले उससे पहले ही आहान ने शनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो। शनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया था। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शनाया का अपने घर पर बिल्कुल मन ही नहीं लगने वाला था। यामिनी ने आहान को बहुत बेइज्जत किया था। वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी उसे भला बुरा बोल रही थी। रुको। जैसे ही दोनों घर से जाने वाले थे यामिनी ने उन्हें रोका। अब भी कुछ बाकी रह गया क्या? आहान ने पूछा। हाँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर जो पैसे हैं वो यहाँ छोड़कर जाओ। यामिनी ने कहा। कौन से पैसे? आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वही पैसे जो तुम्हें विकी ने दिए थे। ये मत सोचना मुझे कुछ पता नहीं है। यामिनी ने कहा। वो पैसे शनाया के हैं, उनसे आपको क्या मतलब है? आहान ने पूछा। विकी ने वो 50 लाख रुपए शनाया को दिए थे, उन पर बस उसका ही हक था। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने शनाया को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरे इतने सालों की उसकी देखभाल मैं कुछ डिजर्व नहीं करती उसके लिए? यामिनी ने कहा। यामिनी के हिसाब से शनाया उसकी बेटी थी तो वो उसे पैसे मांग सकती थी, और वैसे भी अगर वो उसे ये पैसे नहीं मांगती तो आहान उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देता। यामिनी की बात सुनकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ये सब कह सकती थी? क्या उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी ये बातें सुनकर शनाया के दिल पर क्या बीतेगी? यामिनी की बातों से शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच का रिश्ता सिर्फ 50 लाख रुपए का ही था। क्या आपको सच में वो पैसे चाहिए? शनाया ने पूछा। आहान और शनाया भले ही वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्हें फिर भी गिल परिवार की चिंता ही होती थी। यामिनी शनाया की माँ थी और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो दौड़कर उनके पास आ जाती, पर यह बात बोलकर यामिनी ने शनाया को बिल्कुल पराया कर दिया था। शनाया समझ गई थी कि यामिनी के लिए जो सबसे मायने रखते हैं वो पैसे और पावर हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। आहान, मुझे पता है कि तुम बेकार हो और तुमने शनाया के उन पैसों से एक गाड़ी खरीद ली है, पर अब जितने पैसे बचे हैं वो सब मुझे चाहिए। थोड़ी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। यामिनी ने कहा। आपको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे लिए शनाया से बढ़कर हैं? आहान को नजर आ रहा था कि यामिनी की इस बात से शनाया को कितना बुरा लगा था। 50 लाख तो क्या, आहान यामिनी को 50 करोड़ भी दे सकता था। ज्यादा बनो मत आहान, तुम हमारे साथ 3 सालों से रह रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किससे फर्क पड़ता है और किससे नहीं।
अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सच तो यह है कि तुम्हारी इतने पैसों की औकात ही नहीं है, यामिनी ने कहा। शनाया की बुआ सीमा गिल ने यामिनी से कहा था कि आहान जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, पर यामिनी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अगर आहान कोई बड़ा आदमी होता तो वो इतने आसानी से ये सब बातें सहन नहीं करता। पिछले 3 सालों में उसने अपनी बहुत इंसल्ट सहन की थी और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। शनाया अपनी माँ का बर्ताव देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये सब बोल रही थी। आहान की मनाली में सब इज्जत करते थे, यहाँ तक कि अस्मिता कपूर भी आहान के सामने अपनी गर्दन नहीं उठाती है, और यहाँ उसकी माँ, उसकी अपनी माँ उसे ऐसे जलील कर रही थी। जब यामिनी ने देखा कि आहान और शनाया दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि बचे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर दिए। मॉम, आहान ने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं, शनाया ने कहा। शनाया मानती थी कि वो पैसे आहान के ही थे। अगर आहान नहीं होता तो विकी शायद कभी पीछे नहीं हटता और पैसे भी नहीं देता। अच्छा है, अगर उसने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं तो लाओ मुझे दे दो, यामिनी ने चैन की सांस लेते हुए बोला। ठीक है, मैं आपको वो पैसे दे देती हूँ, शनाया ने कहा और अपने बैग में से बैंक का कार्ड ढूंढने लगी। इतने में आहान ने कार्ड निकाला और यामिनी से कहा, जो पैसे विकी ने दिए थे उसमें से 30 लाख खर्च हो गए हैं और बचे 20 लाख, और इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। आहान ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ये कार्ड ले लीजिए। 30 लाख रुपए ये तुम्हारे पास कहां से आए? यामिनी ने पूछा। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, शनाया के पैसे उसके पास रहने दीजिए। पर ये पैसे तुम्हारे हैं, शनाया ने कहा। इट्स ओके शनाया, तुम भी तो मेरी हो ना, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने जैसे ही कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, आहान ने कार्ड पीछे कर लिया। क्या हुआ, सिर्फ बातें ही आती है तुम्हें, कार्ड नहीं देना चाहते? यामिनी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कार्ड दूं उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आहान ने कहा। यामिनी थोड़ा सा घबरा गई। वो सोचने लगी थी कि 30 लाख के बदले आहान उनसे क्या मांगेगा। कहो, क्या बात मानी होगी मुझे? ये पैसे लेने के बाद आप कभी भी शनाया को परेशान नहीं करेंगे, आहान ने कहा। आहान के लिए हर वक्त शनाया के साथ रहना मुमकिन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि फिर से शनाया को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए उसने यामिनी के सामने ये शर्त रखी। बस इतनी सी बात, ठीक है? जब तक शनाया तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे तब तक मैं शनाया के पास नहीं आऊंगी, यामिनी ने कहा। हाँ, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे, पैसे लेने के बाद अगर आप फिर से शनाया के पास परेशान करने आए तो फिर मेरे बर्ताव के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, आहान ने कहा। ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि कहीं ये पैसे चोरी के हैं या इलीगल के तो नहीं है, यामिनी ने पूछा। नहीं, आहान ने कहा। तो फिर इतने पैसे तुम जैसे फटीचर के पास कैसे आए? यामिनी ने सवाल किया। मैंने ये पैसे लॉटरी से जीते हैं, आहान ने बताया। लॉटरी में? यामिनी ने कहा। आहान को इसके आगे समझाने का कुछ भी मन नहीं था, इसलिए उसने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से ले गया। आहान, थैंक यू, शनाया ने कहा। शनाया का मूड अभी भी खराब था, आखिर यामिनी उसकी मां थी और ऑन पॉकेट FM।